बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर के चैप्टर का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि हमारे वेक्टर के अंदर जो भी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और आपको प्रीवियस जो लेक्चर में दो आपको असाइनमेंट दी थी उनको होपफुली आपने देख लिया होगा। और एक बात हमने लास्ट टाइम ज़रूर डिस्कस की थी, वो ये कि जब भी आप किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं तो आपको सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर में भी रेफरेंस पॉइंट नहीं डिस्कस होना है, तो अपनी बात पर हम चलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये टाइटल नेम आपके सामने है। तो बच्चों, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ और उसके बाद इसका क्वेश्चन क्या बनता है हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, दो लाइंस ली जाती हैं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं और ये मिलकर बनाती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे सिंपल डेफिनेशन, एक लेवल प्लेन के लिए, एक स्मूथ प्लेन के लिए, और रेक्टा का लफ्जी मतलब ही 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें दो लाइंस 90 डिग्री पर हों या जिसमें कोऑर्डिनेट्स एट 90 डिग्री हों। अब हम कोऑर्डिनेट 90 डिग्री पर ही क्यों लेते हैं, ये हम अपनी वेक्टर के अंदर कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम करते हैं। तो ये बात हमारे अगले आर्टिकल्स में आएगी। इन दो लाइंस को जब 90 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस बाइसेक्ट करती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, इसको हम कंसीडर करते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। अब आपके सामने जो प्लेन दिखाई दे रही है, इससे आप पहले भी फेमिलियर हैं कि एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और क्वाड्रेंट सिस्टम आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें मजीद इसमें क्या क्या कुछ है वो भी आपके सामने रखता हूं कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, या इसको हॉरिजेंटल लाइन, या आप इसको इनिशियल लाइन, या फिर इसको एब्सिसा, और इस लाइन को वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल लाइन, या इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब आप सब स्टूडेंट्स इसको बोर्ड को देख रहे हैं तो कन्वेंशनली एक्स एक्सिस पॉजिटिव किसको कहा जाएगा। अब आप इसको सिंपली इस तरह याद रख लें कि अगर मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो मेरी जो राइट साइड है, ऑब्जर्वर के राइट हैंड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, तो फिर उसके ऑपोजिट एक्स डैश, और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ आपने वाई पॉजिटिव लिया है तो ये होगा वाई डैश। अब जरा आप इसको लिंक करें हमारे कल वाले लेक्चर में जिसमें हमने 4 बेसिक डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की बात की थी। तो ये सिस्टम भी उसी सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करके बनाया गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें बस इसके नाम में एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश रख दिया गया है। और अब हम इसके अंदर ही किसी भी चीज़ की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बातें मैंने आपके सामने की हैं इसको मैं बोर्ड के ऊपर लिख भी देता हूँ।
जी बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का, जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये ओरिजिन है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और ऑब्जर्वर की राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है और ये लाइंस एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये आपके सामने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना रही हैं। अब हम इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं। ज़रा आप एक मिनट के लिए इसी डायग्राम के ऊपर देखें। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि इस प्लेन के अंदर, चले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट की क्या पोजीशन होगी। तो आप समझ गए कि मैंने इस पॉइंट की पोजीशन इस ओरिजिन से बतानी है। सो आपको इस बात का पता है कि पोजीशन जो है वो तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक हमारे पास ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट ना हो, ठीक है। तो अब हम इसकी एक हेडिंग बनाते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ये बोर्ड मेरे सामने एक प्लेन है, आपके सामने जो पेपर है वो एक प्लेन है, ये दीवार एक प्लेन है, ये छत एक प्लेन है, ये फर्श एक प्लेन है, ये टेबल की सरफेस आपके सामने एक प्लेन है। तो किसी भी प्लेन सरफेस पर किसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम को आपके सामने पहले ड्रॉ करते हैं और उसमें इस बात को करेंगे। तो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर ये P कोई पॉइंट है, ये लोकेशन है जिसका आपने पता लगाना है इस ओरिजिन O से। तो हम क्या कहते हैं कि भाई O से P तक हमने अगर पहुंचना हो तो हमें किन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें कि P पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम बहुत आसानी से बता सकेंगे प्लेन के अंदर कि हमें इतना पता लग जाए कि हमने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करना है और उसके बाद फिर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जाते हुए वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर हमें एक्स और वाई के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का पता लग जाए तो ये P पॉइंट आप लोकेट कर लेंगे। मीन्स के प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, एक उसका x कोऑर्डिनेट है और ये एक इसका y कोऑर्डिनेट है। आपकी बुक के अंदर x कोऑर्डिनेट को a से शो किया गया है, y कोऑर्डिनेट को b से शो किया गया है और इसको जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट बाद में। तो ये a और b इसके कहलाएंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो मैं इसका नाम लिखता हूं, इसको हम कहेंगे कार्टेशियन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि अगर ये P पॉइंट अपनी जगह से जरा सा भी हिल जाए तो यकीनन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा। मींस के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ही पोजीशन को बता रहे हैं और जब तक ये पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स है ये कोऑर्डिनेट्स भी अपनी फिक्स पोजीशन को रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल में भी आपके सामने इस बात को रखेंगे, लेकिन इससे पहले मुकम्मल कर लें। दूसरा बच्चों तरीका यह है कि P पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन के लिहाज से इंडिकेट करना है तो हमें एक तरीका यह भी तो हो सकता है कि O से P तक हमें लेंथ पता लग जाए वेक्टर की और ये लेंथ कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तब भी आप पोजीशन को लोकेट कर लेंगे। यानी एक तरीका तो ये था कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू P पॉइंट तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, तो आप 3 यूनिट्स आएंगे, फिर 4 यूनिट्स 90 डिग्री पे जाएंगे और P पॉइंट आपके सामने पता लग जाएगा। एक तरीका बच्चों ये है कि आपको O से P तक की लेंथ पता लग जाए, ठीक है। इस लेंथ को हम R से शो कर रहे हैं और ये लेंथ इस वक्त कितना एंगल बना रही है। यस, इस एंगल को जरूर देखना है।
कि बेटा फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ तो ठीक है, लेकिन अगर एंगल इसका जरा सा भी चेंज हो गया तो पॉइंट अपनी जगह पे नहीं रहेगा। सो इस पॉइंट को अगर अपनी जगह पे फिक्स है तो आपको इसके एंगल का पता होना चाहिए, यानी लेंथ और एंगल दोनों अगर आपके पास दोनों आपको अगर पता चल जाए तो फिर ही आप इसकी पोजीशन को बता सकेंगे। तो एक तरीका ये भी है कि आप यूज कर लें आर और थीटा को। इसमें आर ओ से पी तक का डिस्टेंस है और थीटा ये वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है। ये एक बात आपके लिए इजाफा करता चलूं कि एंगल जब भी वेक्टर का आपने लेना है कन्वेंशनली रवायती तौर पर तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसको हम इसकी रीज़न पे बात बाद में करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको याद रखने के लिए कि एंगल वेक्टर में जब भी लेना है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये तो आपके सामने आपने एक छोटा सा स्केच बना दिया। अब इसमें हमने इसको लिखना किस तरह से है, तो बेटा ज़रा हेडिंग की तरफ गौर करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, कि एक प्लेन के अंदर आप एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं तो बेटा ये टेक्सचर आपके सामने है कि फर्ज करें कि एक वेक्टर है आर ओ से पी तक और ये वेक्टर फॉर्म आपके सामने लिखी है। ये पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में और इस वेक्टर की लेंथ जिसको मैग्नीट्यूड की शक्ल में मॉड में लिखा है और ये लेंथ कितना एंगल बना रही है थीटा, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। सो अब हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि हम किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्लेन में तो हमें ज़रूरत है एक सिंगल एंगल की थीटा। वो कौन सा एंगल है जो रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। सो हम कह सकते हैं so we can say that we are required an angle theta subtended by line OP with positive x-axis। सिर्फ एक एंगल काफ़ी है जो रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन में आपको लेंथ का पता होना चाहिए जिसको हम r और थीटा का नाम दे चुके हैं। मैं इसके नाम को एक साइड पे करके आपके सामने लिख भी रहा हूं कि इनको पोलर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। हेयर ए और बी उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं प्लेन के अंदर। ठीक है, ए एक्स कोऑर्डिनेट है और बी वाई कोऑर्डिनेट है। अब आपने बेटा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं, एक को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और एक को पोलर। दोबारा सुन लें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है और पोलर सिस्टम में आपके पास ओ से पी तक लेंथ है आर और इसका एंगल है थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं और आगे हम अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाया जाता है। लेकिन इतना ख्याल कर लें कि चाहे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करें या पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें, इनकी तादाद दो है।
इसीलिए प्लेन को 2 डायमेंशनल कहा जाता है कि प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, वो आप कार्टेशियन ले लें या पोलर ले लें। तो यहाँ पे वो टेक्सचर लिखा है जिसमें हमने मुख्तसर बात ही लिखी है कि आपके पास जो सिंगल एंगल है वही अगर पता लग जाए उस लाइन का, जो लाइन बना रही है, तो आप उसको बता सकेंगे, जिसमें ए और बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स वी कैन अप्रोच पॉइंट P फ्रॉम O by knowing A units along x-axis and B units along y-axis। तो हम P पॉइंट तक पहुंच सकते हैं O से, अगर हमें A का और B का पता लग जाए। तो ये अब हम इसको, आप एक छोटी सी मैं एप्लीकेशन आपको देने लगा हूँ, आपने इसके आंसर मुझे करने हैं, जिसमें आपको प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक छोटी सी मैं असाइनमेंट देने लगा हूँ, आपने बताना है इसका आंसर, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन आपके सामने है और ये इसका ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं आपके सामने इसके कुछ यूनिट्स इसके ऊपर पहले मेंशन कर दूं, x यूनिट्स। ये ओरिजिन पर तो यकीनन x और y दोनों 0 पर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं x की, -1 -2 -3 -4 -5। y पर पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर को y पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं आपसे ये पूछता हूँ बेटा कि मुझे ये बताएं, ये जो पॉइंट है 2 2, ये कहाँ पर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? चलिए ये मैं खुद बताता हूँ। पहले x कोऑर्डिनेट को देखना है, 2 यूनिट्स, आप x एक्सिस पे 2 यूनिट्स आते हैं, 1 2 आ गए। अब 90 डिग्री पे y पर जाना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो 2 यूनिट्स 1 एंड 2। तो आप देख रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जिस पे x 2 यूनिट्स हैं, y 2 यूनिट्स हैं, तो आपका P पॉइंट यहाँ पर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। और अगर आप इसको पोलर सिस्टम से बताना चाहें तो आपको, ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें x 2 यूनिट्स, y भी 2 यूनिट्स। लेकिन अगर पोलर सिस्टम में बताना चाहते हैं तो O से P तक आपके पास लेंथ होनी चाहिए। इस लेंथ को आप फाइंड करेंगे कितनी है, और ये लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप P पॉइंट को चाहे x और y कोऑर्डिनेट से बता दें या r और थीटा से बता दें, ठीक है। इसका आंसर आपने मुझे करना है कि ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, -2 और 2। फिर इसका बताना है -2 -2 और 2 -2, और होपफुली आप इसका आंसर कर देंगे। और इसके साथ अब हम ये आपने लेसन मतलब क्वेश्चन के अंदर नहीं इस चीज़ को लिखना है, ये आपका एक एक्स्ट्रा वर्क है, जस्ट आपको असाइनमेंट दी है, इसको आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना लिखते हुए, ठीक है। तो अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। ये तो प्लेन की बात थी, ठीक है। तो होपफुली आप प्लेन के मामले को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बेटा यहाँ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमने अभी पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना नहीं सीखा। मैं इस वक्त आपको उसमें नहीं लेके जाना चाह रहा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक बात और करके हम स्पेस की तरफ चलते हैं कि लाइन हमेशा 1 डायमेंशनल होती है, क्योंकि लाइन पे जब भी किसी पॉइंट को इंडिकेट करना हो तो ओरिजिन से आपको एक ही डायमेंशन चाहिए।
प्लेन 2 डायमेंशनल होती है, चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर लें या पोलर यूज कर लें, और स्पेस 3 डायमेंशनल है, तो स्पेस की बात हम करने लगे हैं। बच्चों, आप मान लीजिए कि कमरे का कोना एक ओरिजिन है, ठीक है, और आपका पॉइंट अगर फर्श के एन ऊपर होता तो आपको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मिनिमम। ये भी याद रखें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मिनिमम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने काम को ईजी करना है, आसान करना होता है, ज़्यादा तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि कमरे के फर्श पर कोई पॉइंट है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई जूता पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, और कमरे के कोने को आप मान लीजिए ओरिजिन। तो आप उस पॉइंट तक किस तरह पहुंचेंगे? आप ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे, 1 डायमेंशन मुकम्मल करेंगे, और फिर 90 डिग्री पे वाई के अलोंग आ जाएंगे, तो आप पी पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, उस पॉइंट को जिसको आप ढूंढ रहे थे। अगर यही पॉइंट दीवार पर होता तब भी आपको 2 ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो 2 लाइनें जहां से मर्जी ले लें परपेंडिकुलर, आप उसको लोकेट कर लेंगे। लेकिन अब हम स्पेस को किस तरह देखते हैं, तो आइए स्पेस के लिए पहले बात करते हैं। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस OX, OY एंड OZ ये पैदा करती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि XY प्लेन के परपेंडिकुलर एक थर्ड एक्सिस आपको चाहिए, ठीक है। तो ए थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसको Z एक्सिस कहते हैं, is required in 3-dimensional space। तो बेटा ये किस तरह से है, इसको मैं बोर्ड पे बनाने लगा हूं, आपने इसको देखने। बेटा स्पेस के लिए देखें, प्लेन के लिए तो आपको बताया था तरीका कि ऑब्जर्वर की राइट साइड एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, लेकिन स्पेस में एक्स वाई की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जिसको चाहें एक्स कह लें, जिसको चाहें वाई कह लें। चले मैं इसी को एक्स कहता हूं पहले वाली डायग्राम के मुताबिक। तो ये अगर एक्स है, ये वाई है, ये लाइन ओ एक्स, ये लाइन ओ वाई, तो ओ जी कहां होगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह से। आप जब इस फिगर को बुक के ऊपर देखते हैं या बोर्ड के ऊपर भी जब ये बनेगी तो फिर कंफ्यूजन होती है कि ये थर्ड एक्सिस जी एक्सिस हमें समझ नहीं आ रहा। तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, बिल्कुल कमरे के कोने को देखना है। एक कमरे के कोने को अगर आप देखें तो एक्स वाई और इनके परपेंडिकुलर जी, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। और अगर आप इसके नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी साथ दिखाना चाहें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो वो भी पॉसिबल है। फिलहाल हम इनकी सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं। तो अगर आप इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, तो ये z है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको x और इसे y कहते हैं तो ये z है इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर आप इसको x इसको y कहते हैं तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो आपने इसको ये नहीं कहना कि ज़रूरी है कि आप इसी को x कहें, किसी को भी कह सकते हैं। तो बेटा इस फिगर में अगर ये x एक्सिस है, ये y है, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर ये थर्ड एक्सिस z एक्सिस होगा। लेकिन हम इसको दिखाते कुछ इस तरह से हैं बुक के अंदर z एक्सिस, लेकिन मैं इसके साथ लिखूंगा कि ये z एक्सिस इधर नहीं है बल्कि नॉर्मल टू XY प्लेन,
ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इधर है, और जहां पर ये तीनों लाइंस मिल रही हैं ओ एक्स, ओ वाई, ओ जी, ये इसका कहलाएगा ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या हुई कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ओ एक्स, ओ वाई, ओ जी प्रोड्यूस करती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर स्पेस। ठीक है, और इसी के अंदर मैं यहीं पे इजाफा कर देता हूं, द पॉइंट ओ इज टेकन एज ओरिजिन। तो बच्चों यहां पर मैं आपके सामने, अच्छा मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक डायग्राम और बताता हूं ताकि दोनों डायग्राम्स में आप वर्क कर सकें। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि आप इसको एक्स एक्सिस कह लें जो आउटवर्ड है, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन है और ये फिर जी होगा। चलें हम इस तरह कर लेते हैं कि नाम दे देते हैं इसको एक्स एक्सिस का, जो कि इधर है, तो ये होगा वाई एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जी एक्सिस वो होगा। तो ये बात हम लिख चुके हैं कि थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस जी एक्सिस रिक्वायर्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और ये इसका ओरिजिन होगा। बेटा आप इस बात को जरा एक एग्जांपल से पहले गौर करें कि वो कमरे का कोना ओरिजिन है, और पॉइंट जिसको लोकेट करना है ये मेरे हाथ में जो पॉइंटर है इसकी टिप है। तो मैं आपसे पूछता हूं इस पी पॉइंट तक आने के लिए आपको कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए मिनिमम रेक्टेंगुलर? तो वो आप कैसे लेंगे? पहले आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे, ओके, फिर आएंगे वाई कोऑर्डिनेट पे, अभी तो फर्श पर है, फिर 90 डिग्री पे आएंगे जी कोऑर्डिनेट पे, जी एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी स्पेस में। ठीक है, अब मैं इसी चीज को बोर्ड के ऊपर बताता हूं कि फर्ज करें ये पेन की निब, इस टिप को देखना है आपने, ये पॉइंट है जो कि स्पेस में है, ये प्लेन में नहीं है, क्योंकि प्लेन में होता तो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो आपके पास ये पॉइंट है जिस तक आपने पहुंचना है। तो आप O से अगर चलते हैं तो P पॉइंट को अप्रोच करने के लिए आपको मिनिमम कोऑर्डिनेट्स देखना है। पहले आएंगे x एक्सिस पर, फिर आएंगे 90 डिग्री पे y एक्सिस पे, और फिर आएंगे 90 डिग्री पे z एक्सिस पे। तो ये z जो कि आउटवर्ड था। ठीक है, तो आपके पास x, y और z कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। अब मजबूरी है कि हम जब इसको डायग्राम में दिखाते हैं तो पॉइंट को कुछ इस तरह से बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है P, लेकिन ये प्लेन में नहीं है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूं कि ये पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस में है, क्योंकि दिखाई आपको ऐसे दे रहा है जैसे प्लेन के ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा तो सकता हूँ लेकिन बनाने के लिए मुझे इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। तो हम एक सिंपल डायग्राम में इस वक्त इसको देख रहे हैं, तो आपने इसको स्पेस में लेना है। जब स्पेस में लेंगे तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो आपको दिखाई दे रहे हैं। x कोऑर्डिनेट का उसी तरह नाम a यूनिट्स, b यूनिट्स, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसका नाम c, z कोऑर्डिनेट a, b और c। इसमें a और b तो आपको पहले भी देखा है आपने एक्स वाई प्लेन में, लेकिन जो z है ये c जो है ये बेसिकली z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसी तरह इस डायग्राम में अब आप मुझे बताएंगे कि अगर आपका पॉइंट स्पेस में है इस तरह से, तो आप क्या करेंगे बच्चों? पहले आएंगे x पे, फिर आएंगे y पे, और फिर आएंगे z पे। दोबारा देख लें, क्योंकि अब आपका x कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट में तक आना है। पहले आएंगे x पे, फिर आएंगे y के अलॉन्ग, फिर आएंगे z पर। सो यहाँ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भी आपको ये P पॉइंट कहाँ पर है? इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए आपको ज़रूरत है x कोऑर्डिनेट की, फिर y कोऑर्डिनेट की, और फिर z कोऑर्डिनेट की। ठीक है,
तो इसमें भी आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे A, B और C। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड बच्चों कर चुके होंगे यहाँ तक। अब इसका वेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने हेडिंग बोर्ड पे लिखी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो अब हम इस डायग्राम के अंदर एक थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। R इज इक्वल टू O से P एक वेक्टर है स्पेस में, तो बेटा O से P तक ये हमारा एक वेक्टर स्पेस में है और इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स A, B, C। बल्कि इसको इस तरह लिख ले, हेयर पॉइंट P हैज ABC रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप वर्डिंग जितना भी जहाँ से भी यूज़ करते हैं बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों अब आप मुझे बताएं कि जब हमारा वेक्टर स्पेस में होगा तो इसको अब एक एंगल से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, प्लेन में तो एक ही एंगल काफ़ी था, लेकिन बेटा स्पेस के लिए यहाँ पे जो तरीकाकार अपनाया गया है बुक में भी और इसी को आपने आप समझना भी है कि टिप आपकी यहाँ पर है वेक्टर की और टेल यहाँ पर है, तो आपका वेक्टर भी स्पेस में आएगा। तो जब आपका वेक्टर स्पेस में आएगा तो इसके एंगल आपने तीनों तरह से सेट करना है। इस वेक्टर की लेंथ r है और इसका एंगल आपने, चूंकि वेक्टर आपका स्पेस में है तो इसका एंगल तीनों तरफ से लेना है, x एक्सिस के साथ भी, y एक्सिस के साथ भी और जो हमारा z एक्सिस है इसके साथ भी। तो इसको इन एंगल्स को अल्फा, बीटा और जो z के साथ है गैमा, तो इसको 3 एंगल से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, क्योंकि वेक्टर आपका स्पेस में है तो स्पेस में वेक्टर होने की वजह से एंगल x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गैमा। इस डायग्राम में भी आप देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपका वेक्टर जब स्पेस में होगा तो इसका एंगल x एक्सिस के साथ क्या होगा, अल्फा। तो पहले हम वेक्टर की लाइन है जो स्पेस में है, आपको लग तो ये प्लेन में रही है लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये स्पेस में है इस तरह, ठीक है। तो इसका एंगल x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गैमा। किसी भी तरह इसमें x, y, z जैसे मर्जी ले लें, सपोज कर लें, होने परपेंडिकुलर चाहिए तो एंगल इसमें 3 हैं। तो यहाँ आपको 3 एंगल्स चाहिए, अल्फा, बीटा और गैमा। तो जो आपकी रेफरेंस लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बना रही है। यहाँ पर आपके सामने एक MCQ है बड़ा सिंपल सा कि एक वेक्टर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एंगल चाहिए, तो आंसर है 1। एक वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो हाउ मेनी मिनिमम एंगल्स आर रिक्वायर्ड, तो आप कहेंगे 3 और वो है अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा x एक्सिस के साथ, बीटा y के साथ और गैमा z एक्सिस के साथ, ठीक है।